आपका प्रश्न ये है कि अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ की यानी ऑल इंडिया भिक्षु संघ की आवश्यकता क्यों पड़ी। मैं आपको थोड़ा इससे पीछे लेके जाऊंगा ताकि ये बात समझ में आ जाए कि ये महासंघ क्यों बना। ऑल इंडिया भिक्षु संघ जो हमारे देश की पहले से संस्था कार्य कर रही थी, उस समय पर मैं उसका आजीवन मेंबर था। 70 में कभी मेरे पास भदंत ज्ञान जगत जी आए थे, जो बुद्ध गया BTMC के जो है अधीक्षक थे। हालांकि अधीक्षक की पोस्ट उसमें सीनियर कर्मचारी की थी, लेकिन उन्होंने जबरन उस समय के DM वगैरह पर दबाव डालकर स्वयं वो अधीक्षक बन गए। और उस समय अगर उन्होंने मुझसे कहा था कि आप इसके मेंबर बन जाओ, तो मैंने बोला था क्या तथागत बुद्ध के धम्म में संघ पहले से नहीं है? यदि संघ पहले से है तो वर्तमान में संघ बनाने की आवश्यकता क्या है? और यदि है तो 3 बातें हैं। मैं आज भी वही 3 बात रिपीट कर रहा हूँ। भारत के भिक्षु जब तक अपनी चल अचल संपत्ति को भिक्षु संघ के संस्था को दान नहीं करते, उसको समर्पित नहीं करते, तब तक आदर्श भिक्षुओं का भारत की धरती पर निर्माण नहीं हो सकता है। ये मेरा सोच है। कोई भी इससे सहमत हो या न हो, मैं इससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि राजकुमार सिद्धार्थ राजपाट त्याग करके भिक्षु बना ये अनुसंधान करने के लिए कि दुख का मूल कारण क्या है, संसार दुखी क्यों है। लेकिन वर्तमान में मैं देखता हूँ लोगों को, जो है पूरी दुनिया में देख रहा हूँ लोगों को, कि राजपाट छोड़ करके जो सड़क पर आया अनुसंधान करने के दुख का मूल क्या है, उसके मानने वाले जो लोग हैं पूरे विश्व में, वो चीबर पहन करके राजा बनने का ख्वाब देख रहे हैं। मेरी नज़र में वो बुद्ध के आदर्शों की हत्या कर रहे हैं। लगता है इसी कारण से पूरे विश्व के जनमानस के बीच में वो बुद्ध की वाणी नहीं जा रही है, और जा रही है तो केवल इसलिए जा रही है कि बुद्ध का दर्शन साइंटिफिक फिलॉसफी है, तार्किक है, वो आदमी के जीवन में काम आने वाली है। अगर आदमी उसको समझे तो बुद्ध आसानी से उसकी समझ में आ जाता है और लोग उसके स्वीकार कर लेते हैं। यहाँ जब वो संघ काम कर रहा था, ऑल इंडिया भिक्षु संघ, उसमें भदंत आनंद मित्र महाथेरा त्रिपिटक बागेश्वर, जो मेरे उपाध्याय है बौद्ध भिक्षु जीवन की उपसंपदा के, उस समय के जनरल सेक्रेटरी धम्मपाल महाथेरा कलकत्ता में रहते थे। जिनरतन महाथेरा आसाम के थे। वो राजगुरु अग्गवंश चकवाओं के गुरु थे, और धम्मवंश बनते जो पाली के हेड थे, और मियाँ बीघा में रहते थे बुद्ध गया में, जो मगध यूनिवर्सिटी में पाली पढ़ाते थे। उस हालात में एक विवाद था कि ऑल इंडिया भिक्षु संघ की जमीन का निर्माण कैसे हो। मैंने ये बैठक हो रही थी महाबोधि सोसाइटी के हाल में। मैंने बोला वो नक्शा बना के मुझे दे दो, मैं अकेला बिल्डिंग बना दूंगा। वो सब ने साधु साधु कह के उसको स्वीकार किया। बाद में उसकी कंस्ट्रक्शन कमेटी बनी, निर्माण हुआ नहीं हुआ, क्या हुआ, मैं अभी उस पर नहीं जाना चाहता। उस टॉपिक को मैं ही छोड़ देता हूँ यहीं पर, क्योंकि प्रश्न ये है भिक्षु महासंघ का निर्माण क्यों हुआ। जिस समय भदंत जो है डी संघ रक्षक, जो गिट्टी खदान नागपुर में रहते थे, उन्होंने महाबोधि मंदिर में कार्यरत पंडितों के साथ विवाद किया, झगड़ा किया, मारपीट हुई, पटका पटकी हुई। मैं एक बात यहाँ बता दूँ मैं आपको, जब जब महाबोधि टेम्पल को लेकर कोई विवाद होता है, या जब कभी भी महाबोधि टेम्पल में कोई झगड़ा होता है, तब तब मैं ये कह सकता हूँ महाराष्ट्र से आने वाले लोगों के साथ ही होता है। उसके 2 कारण है। एक है भाषा का कारण, ये बोलते कुछ और है, वो समझते कुछ और है, और बिहारी कुछ और बोलते हैं, ये समझते कुछ और है। उस समय जब झगड़ा हुआ, तो झगड़ा होने के बाद जब मेरे को जानकारी इसकी मिली, तो उस समय पर भिक्षु संघ से
करुणाकर मुझे और ससाई बद्दे को बिच्छू संघ ने निष्कासित कर दिया था और इसके पीछे राजनीति थी मदन दम्भवीरियों की। हालांकि करुणाकर के भाषा की वजह से, झगड़े की वजह से उसे निष्कासित किया, लेकिन हम दोनों को क्यों निष्कासित किया ये बात मेरी समझ में आज तक नहीं आई। बाद में उन्होंने पर्चा वगैरह छापा, जिसके जवाब में मैंने उनके ऊपर मानहानि का दावा किया, सिविल सूट दायर किया, क्रिमिनल सूट दायर किया। मैं ये बता दूं यहाँ पर, जब ये आंदोलन की सुगबुगाहट हुई बुद्ध गया के इशू को लेकर के, तो मैंने ससाई बद्दे को करुणाकर के माध्यम से संदेश भेजा कि ये चांस है, इस समय हम महाबोधि समस्या को लेकर के पूरे देश को लाभबंद कर सकते हैं और इस आवाज़ को जोर शोर के साथ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठा सकते हैं। उस समय पर ये बहुत लोगों को मालूम नहीं है, अशोका यात्री निवास जो अशोका रोड पर है, ये होटल है बहुत बड़ा, उसमें बद्दे ससाई ने कमरा लिया था, जहां हम बैठ कर के दिन भर की जो बातें हैं, शाम को उसकी समीक्षा करते थे और शाम को प्लानिंग करते थे, दिन भर उस पर काम करते थे। उस समय पर ये बात लोगों के दिमाग में आई कि इसका नाम क्या रखा जाए, तो उसका नाम रखा अखिल भारतीय बुद्ध गया महाबोधि विहार मुक्ति आंदोलन समिति। उस समय नितिन राउत जो नागपुर में है, अभी कांग्रेस का लीडर है, वो प्रोफेसर परमेश्वर राव हैदराबाद का प्रोफेसर था, वो उस समय था। डॉक्टर राहुल प्रिय रचपाल जो हैवराव में चौधरी चरण सिंह डिग्री कॉलेज है मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट में यूपी में, वहाँ वो हिंदी का प्रवक्ता था। उसके अलावा बद्दे ससाई और मैं स्वयं, ये 4-5 लोगों के बीच में मंत्रणा होने के बाद इसका नाम रखा गया महाबोधि विहार मुक्ति आंदोलन समिति। उसको कहते हैं अखिल भारतीय बुद्ध गया महाबोधि विहार मुक्ति आंदोलन समिति। 27 सितंबर 92 को एक यात्रा की शुरुआत हुई, जो चैत्य भूमि से शुरू हुई, विभिन्न मार्गों से होती हुई वो यहाँ दिल्ली में बोर्ड क्लब पर, जहाँ उसका समापन होना था, सभा होनी थी, इतना लोग आया, इतनी भीड़ हुई कि डॉक्टर अंबेडकर भवन में पैर रखने के लिए जगह नहीं थी। उस समय पर ये आंदोलन जब चर्चा हुई इसके ऊपर कि ये यात्रा क्यों शुरू की गई है, इस यात्रा का मकसद क्या है, ये समिति क्यों बनाई है, भारत में बौद्धों की क्या समस्या है, बुद्ध गया महाबोधि विहार क्या है, उसका मैनेजमेंट क्या है, उसको लेकर के समय समय पर जो आंदोलन होते रहे हैं उनका कारण क्या है, क्या उसमें सफलता मिली या उस सफलता नहीं मिली। यहाँ सभा हुई, प्रश्न पैदा हुआ कि 5 भिक्षुओं का प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री से मिलने जाएगा, तो उसमें कौन कौन जाएंगे। बद्दे ससाई अध्यक्ष थे उस समय पर, मैं उसका जो है उस समय पर चीफ जनरल सेक्रेटरी था। बद्दे करुणाकर उस समय पर उसके संगठन सचिव थे, लेकिन वो अपने को कहते कि मैं मुख्य उसका संयोजक था। मैं ये भी कह सकता हूँ कि यदि वो ये कहे कि मैं ही सर्वे सर्वा था तो कोई बात नहीं है, क्योंकि व्यक्तिगत आदमी की बात है, कुछ भी कह सकता है वो, लेकिन वो भी उसमें थे। जब जो है वहाँ मिलने के लिए गए तो मैंने करुणाकर से कहा कि आप मंच संभालो, मैं जाता हूँ, या ऐसा करो आप मंच संभालो मैं जाता हूँ। तो करुणाकर ने कहा नहीं आप जाओ, मंच मैं संभालूंगा। हम लोग गए। उस समय भुवनेश चतुर्वेदी जो पीएम हाउस के मिनिस्टर थे, उनसे बातचीत हुई। वो प्रॉपर कोटा राजस्थान के रहने वाले थे। उन्होंने कहा कि हम बिहार सरकार से बात कर रहे हैं, जैसे ही जवाब मिलेगा हम आपको अवगत करा देंगे, फिर आप इस आंदोलन को फिलहाल में आप समाप्त कर दें। लेकिन बावजूद इसके लोगों के भड़काने पर उन्हीं के खिलाफ मुर्दाबाद मुर्दाबाद के नारे लगे। लास्ट में फिर वही बात माननी पड़ी,
जो उन्होंने लेटर लिखने की बात की थी। अब यहाँ से मैं एक बात शुरू करता हूँ कि मंच जो बना था बोट क्लब पर, जब उसमें चर्चा हो रही थी, पूरे देश के भद्दे ऑल इंडिया भिक्षु संघ के विरोध कर रहे थे कि ये ससाई पजामा पहनता है, ये ऐसे कपड़े पहनता है, ये थेरवादी नहीं है, भद्दयानंद इसके साथ क्यों है, ये भद्दयानंद पागल हो गया है, कुछ भी नहीं होगा। इन लोगों ने पुरजोर उसका विरोध किया, यहाँ तक कि ये उस समय के भद्दे लोगों को दिल्ली मेड भद्दे कहते थे। वो यात्रा विभिन्न मार्गों से, यानी पटना, राजगिरी, नालंदा से होकर के जब बुद्धगया में आगे समापन हो गया, उसके बाद चरणबद्ध ढंग से ये आंदोलन चला। उस चरणबद्ध चलते हुए आंदोलन में कितने बार उसमें उतार चढ़ाव आए। मैं मोटी मोटी एक बात बताता, 6 महीने तक जंतर मंतर पर धरना चला। 95 में मैं जो है इंद्रजीत गुप्त से मिला। राजा डी राजा, अभी कम्युनिस्ट पार्टी के हैं, AB वर्धन जो उस समय कम्युनिस्ट पार्टी के थे, उन्होंने कहा कि मैं आपको लेकर के इंद्रजीत गुप्त से मिलने के लिए चलूँगा। वो उस समय गृह मंत्री थे। हम लोग उस समय पर विभिन्न जो राजनीतिक पार्टी के लीडर थे उनसे भी मिले, बातचीत की। सभी ने हमारी बात को स्वीकार किया और कहा कि बात आपकी जायज़ है। हमारा प्रश्न क्या था? हमारा प्रश्न ये था कि जब हम ये कहते थे कि बुद्धगया महाबोधि विहार के प्रबंधन एक्ट जो 1949 है, इसको समाप्त किया जाए और ये बौद्धों को दिया जाए, तो उस समय लोग जब हमसे कहते थे इस एक्ट से आपको क्या परेशानी है, क्यों आप इसको रद्द करने की मांग करते हैं, क्या ये हिंदू और बौद्धों के बीच में व्यवस्था की भावना पैदा नहीं करेंगे? हिंदू भी भगवान बुद्ध को विष्णु का अवतार मानते हैं, वो मैंने के भगवान बुद्ध का अवतार माने अथवा स्वयं उनको भगवान माने, बात ये नहीं है। जब बुद्ध ने स्वयं अवतारवाद को स्वीकार नहीं किया तो उनके कहने से या न कहने से अवतारवाद की कोई पुष्टि नहीं होती है, न वो अवतारी थे। फिर भी एक प्रश्न पैदा किया नेताओं के सामने, वो ये था, जब से ये एक्ट बना है, जब से 1998 तक एक बार भी इस मैनेजमेंट कमेटी के अंदर बुद्धिस्ट सेक्रेटरी क्यों नहीं बना? मुझे आप इसका जवाब दो। क्या ये बौद्धों के खिलाफ अन्याय नहीं है? क्या ये बौद्धों की भावनाओं का अपमान नहीं है? क्या ये बौद्धों के संस्कृति के साथ खिलवाड़ नहीं है? क्या कारण है कि बुद्धिस्ट एक बार भी सेक्रेटरी नहीं बना? तो सभी लोगों ने कहा कि ये बात आपकी जायज़ है और ये बात भारत सरकार को स्वीकार करनी चाहिए, ऐसा हम मानते हैं। उस समय पर आपके राज्यसभा में ये जो वकील साहब है हमारे बुलंदशहर के, इन्होंने आवाज़ उठाई। उस समय पर गणेश दत्त जो थे उन्होंने बनारस में आवाज़ उठाई। उसी समय पर आपके आज़ाद गांधी ने ये आवाज़ उठाई, उसमें उठाई उन्होंने राज्यसभा में। हालांकि उस आवाज़ उठाने पर क्या जवाब मिला, क्या उसकी कॉपी थी, वो उनसे गांधी आज़ाद से मिल नहीं सकी, बीच में उनकी डेथ भी हो गई। मैं यहाँ एक बात ये कहना चाहता हूँ, जब जब भद्दे लोग ऑल इंडिया भिक्षु संघ में जाते थे तो ऑल इंडिया भिक्षु संघ के लोग उनको ये कह के भगाते थे, जा जाओ तुम तो दिल्ली मेड भद्दे हो, नकली भद्दे हो सब। वो भद्दे लोग कहते थे, भद्दे जी, ऑल इंडिया भिक्षु संघ जब भारत के भिक्षुओं की संस्था है, भारत के भिक्षुओं के लिए वो बनाया जा रहा है, फिर भारत का भद्दे होने के बाद भी हमें क्यों नहीं वहाँ सम्मान मिलता है? उस समय पर उन सब की मांग पर हमने 94 में विश्व महासंघ का संस्था का यानी रजिस्ट्रेशन कराया। जब ये विश्व महासंघ का निर्माण हुआ, अगर विश्व संघ ही कार्य करता, उनमें ही कार्य करने की कैपेसिटी होती, उनमें ही संगठन बनाने की कैपेसिटी होती, तो वो जो 70 से झगड़ा चला आ रहा था उनका कि बिल्डिंग कब बनेगी, बिल्डिंग कब बनेगी, जो संस्था बिल्डिंग का निर्माण नहीं कर सकी, वो संस्था कहती थी कि हम ऑल इंडिया भिक्षु संघ के, आज भी उस विश्व महासंघ जो विश्व संघ है
ऑल इंडिया भिक्षु संघ जो कार्यालय बना हुआ है उसका दुरुपयोग होता है। उसे सीजन में किराए पे उठाया जाता है, लोगों से पैसा लिया जाता है, वाकादे उसका यानी एक तरीके से कहना चाहिए व्यापारीकरण कर दिया है, जो नहीं होना चाहिए था। पहले प्रीफरेंस उनको भारत के बौद्धों को, भारत के भिक्षुओं को देना चाहिए, और जो स्वेच्छा से वो दान दे उसे लेना चाहिए, और उसके बाद उनको जगह देनी चाहिए। चाहे बेशक उन्हें तंबू लगाने पड़े, वहाँ टेंट लगाने पड़े, वहाँ उनको ठहराने के लिए, बैठाने के लिए। इस दृष्टि से मैं ये कह सकता हूँ उनके इस व्यवहार की वजह से विश्व महासंघ का रजिस्ट्रेशन कराया गया। भिक्षु महासंघ में कौन कौन लोग हैं? इस समय पर मैं उसका प्रेसिडेंट हूँ। 22 प्रेसिडेंट जो है उसके एक बंदे, उनका नाम है सत्यानंद है ना, और एक दो बंदे जो है इस साइड से है, मेरठ से, जो ज्ञान ज्योति नाम है, कुछ ऐसा नाम है। उसका सेक्रेटरी जो है भिक्षु जो है थीरो ज्योति है, कोषाध्यक्ष जो है बंदे जो है बुद्ध घोष बोधि है। बाकी उसके जो है 11-12 मेंबर है, जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के हैं, अलग अलग स्टेट के हैं। तो बंदे जी, ऑल इंडिया भिक्षु महासंघ आपने बना लिया, 1994 में आपने बनाया, आज 2025 चल रही है, लगभग 20 साल हो चुके हैं। इन 20 साल में क्या उपलब्धि भिक्षु महासंघ की है? पहली उपलब्धि तो ये हुई 30 तक बुद्ध गया का जो आंदोलन शुरू हुआ, जी। आंदोलन के चलते हुए मैं बोल रहा था कि सेक्रेटरी कभी बुद्धिस्ट क्यों नहीं बना। जी। तो 98 में पहली बार बुद्ध सेक्रेटरी बना, इंद्रजीत गुप्त के काल में। वो बुद्ध गया के उस आंदोलन की देन थी जिसे भिक्षु महासंघ संचालित कर रहा था। उस समय ससाई उसके चेयरमैन थे और मैं उसका चीफ जनरल सेक्रेटरी था। ठीक है, जब वो जो है बना, सेक्रेटरी बना प्रज्ञाशील, उसी समय मैंने एक प्रपोजल रखा था कि 12 बंदे यहाँ पर रहने चाहिए सेवा कार्य करने के लिए। बीच में एक प्रश्न रह गया कि सेक्रेटरी बनने से पहले 1995 में जो बाबा साहब की स्टैचू लालू को दान में दी थी बोध गया में, 750 किलोग्राम की वो स्टैचू है जो लगी हुई है वहाँ पर। लालू जब आया था तो लालू ने आकर के जब वो मूर्ति में, मैं ही जो इस तरह से दे रहा था, वो इधर से हाथ मैंने रखा, उधर से उसने हाथ रख के स्वीकार किया, वो मूर्ति वहाँ लगाई गई। उस समय पर जो वहाँ के डीएम थे राजीव गौबा, उन्होंने क्या किया कि लालू के दूरभाष पर दिए गए आदेश के अनुसार एक लेटर भेजा और उसमें लिखा, ससाई के नाम से था, कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय चाहते हैं कि आपके ये लोगों को वो कमेटी में सदस्य नियुक्त कर रहे हैं, ये लोग मैनेजमेंट कमेटी में रह के कुछ कार्य करें और ऐसे कार्य करें ताकि क्षेत्रीय जनता और देश की जनता खुश हो कि बाकी में बहुत सदस्यों ने कोई अच्छा काम किया है। उस समय भी बहुत से लोगों ने बड़का बड़की की। उसका परिणाम तो ये आज तक बंदे करुणाकर जो मेरे को गलियाता है ना, और कहता है कि बंदे आनंद बिक गया, हिंदुओं से जाके मिल गया था। ये तो खैर करुणाकर की भावना है। मैं हमेशा उसको आशीर्वाद देता हूँ और ये कहता हूँ कि प्यारे, तुम मेरा ऐसे ही अपमान करते रहो, ऐसे ही एक कोने से दूसरे कोने तक विभिन्न मंचों में जाकर भाषण देकर बंदे आनंद को जलील करते रहो। मेरी शुभकामना है आपको। वो लेटर मैं ये बातचीत के बाद आपको दिखाऊंगा, आप स्वयं पढ़ लेना। कभी कहीं कोई चर्चा हो तो आप उसको दोहरा तो सकते हैं कि ऐसे नहीं, ये ऐसे बात थी। तो जब पहली बार 4 लोग उसके मेंबर बने, फर्स्ट बंदे आर नागार्जुन सरी ससाई, सेकंड बदंत ज्ञानेश्वर जो कुशीनगर के चंद्रमणि बंदे जी के शिष्य थे, तीसरे बदंत आनंद देव जो कुकर गांव में रहते थे डिस्ट्रिक्ट जालौन में, और चौथा मैं था। पहली बैठक में ही मैंने ये प्रस्ताव रखा। इस बार भी जब हिंदू की तरफ से सेक्रेटरी नियुक्त हुआ है तो मैं ये चाहता हूँ भिक्षु प्रभारी हमारे द्वारा बताए हुए भिक्षु को नियुक्त किया जाए। प्रज्ञाशील को पहली बार उसमें भिक्षु प्रभारी बनाया। पहली बार उसमें 12
भिक्षुओं को मेंबर बनाया, जिसमें महानाम भी था, जिसमें धम्रचंद बद्दे था, जिसमें आगरा का अनेक दीप बद्दे था, आगरा का रतन दीप बद्दे था, ये वहाँ का कहना चाहिए आजमगढ़ का बद्दे था, महाकश्यप, इस तरह से 12 बद्दे थे। हर्षमती भी उसी में थे? नहीं, वो उस समय नहीं था। वो ये 12 बद्दे जो रहते थे। हर्ष बोधी की तो बीच में आपने ये छेड़ दिया। हर्ष बोधी की तो कहानी ये थी, वो कह रहे थे मैं भी जेल गया था। शुरू बता रहा मैं। हर्ष बोधी किसी लड़की से, उनकी कोई शिष्य थी, तो वो उससे कहते थे जब मिलते थे कि भाई तेरे लड़का कोई तलाशा का नहीं, कब शादी करेगी? तो बोली कि लड़का मिलता है, वो मैं जिसको चाहती हूँ वो शादी नहीं करना चाहता है। तो बोले कि तू मेरे को बता, मैं तुरंत तेरी शादी कराता हूँ। कि ऐसा है कहीं आप पीछे तो नहीं हट जाएंगे? बोले कि नहीं। तो बोले कि मैं तुमको ही पसंद करती हूँ। तो उस समय पर हर्ष बोधी को उससे शादी करनी पड़ी। वैसे मैं एक बात बता दूँ, हर्ष बोधी बद्दे बहुत पुराना बद्दे है। ये बदंत कौशल्यान के पीरियड का श्रावणेर है, उस समय पर बना। तो ये जब जो बना, ये भी मैं नहीं कह रहा कि मैं था उस समय पर, नहीं था, ये लोगों द्वारा कही हुई बात है। और विशेषकर महानाम जब इसको लेकर के मेरे पास आया बुद्ध गया में, क्या बद्दे जी ये श्रावणेर बनना चाहते हैं? मैंने क्यों? तब वो बात खुल के सामने आई कि उसने मुझसे शादी की, एक बच्चा हो गया, अब उसने उल्टा मेरे ऊपर मुकदमा दायर कर दिया है बीबी ने, मेरी ने। तो इससे अच्छा तो मैं बद्दे बन जाऊँ तो ठीक है। तो मैंने बोला भाई मैं तो बद्दे बनाऊँगा नहीं, आपको अगर भिक्षु बनना है तो आप किसी और से बन जाओ। तो इंटरनेशनल जो मेडिटेशन सेंटर था राष्ट्रपाल का, वहाँ जाकर के हर्ष बोधी उनका शिष्य बना। और हुआ ये कि जिस समय ये बद्दे लोग स्ट्राइक कर रहे थे, दलाई लामा के उस इशू को लेकर के वाकादे प्रस्ताव पारित हुआ था, उसकी कॉपी भी मैं आपको दिखा दूंगा, यही मेरे पास है। प्रस्ताव पारित हुआ था कि जूते चप्पल को सख्ती के साथ मंदिर परिसर में जाने से रोका जाए। उसके बाद बद्दे लोग अनशन पर बैठे हुए थे। डीएम ने, उस समय के मल्होत्रा डीएम ने इन बद्दे लोगों को समझाया। जब समझ में नहीं आया, महानाम की बदतमीजी भाषा को सुन करके सबको उठा करके थाने में बंद किया। वहाँ से महानाम ने मुझे फ़ोन किया, मैंने रात में ही टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, दैनिक जागरण और प्रभात खबर, और उसके बाद में आपका ये जनसत्ता, हिंदुजा, ये जो पेपर वाले थे और टीवी वाले जो थे, जी वाले और ये आज वाले, आज तक वाले, इन सबको मैंने वहाँ भेज दिया कि ये कहानी है। सवेरे तो पेपर पर, फ्रंट पेपर में छपा, बुद्ध गया का आंदोलन समाप्त, बौद्ध भिक्षुओं को प्रशासन ने भेजा जेल। हाँ, ये उसके बाद में संघर्ष शुरू हुआ। मैंने फिर जो है डीएम को लेटर लिखा, उसमें 20-21 पॉइंट थे कि आपने जब इनको पकड़ा कि ये सुसाइड कर रहे थे केरोसिन का तेल डाल करके, तो वो तेल कहाँ से आया, कौन लेके आया, किस दुकान से लेके आया, कितने बजे लेके आया, गेट पर कौन चौकीदार था, क्या नाम था, आगे से गेट से आया केरोसिन, पीछे के तेल से यानी गेट से आया, ये बद्दे लोग अंदर थे तो तेल ऊपर कैसे पहुंचा, ये ताला खोल के बद्दे लोग गए ऊपर, जो है ऊपर जाकर के जला रहे थे अपने आप को, किसने जलाने की कोशिश की, किसने किसको देखा, इस तरह से जो क्वेश्चन भेजे। बाद में डीएम से बातचीत हुई, बोले हमने कोई केस नहीं बनाया, कुछ नहीं किया, हमने तो जो है हम उनको जेल भी नहीं भेजते, कुछ भी नहीं करते, उनकी भाषा ने उनको जेल पहुंचाया, जो भिक्षुओं की भाषा ऐसी नहीं होनी चाहिए थी। ये बात रही उस समय की, जब पहली ही उसमें जो 4 मेंबर बने और 12 बद्दे रखे गए, ये भिक्षु प्रभारी बनाया गया। भिक्षु प्रभारी को ही बाद में सुपरिटेंडेंट की पोस्ट पर आया। फिर भी आंदोलन जारी रहा। ये बद्दे करुणाकर का कहना जगह जगह मंच पर कि बद्दे आंदोलन को बेच दिया था। मैंने उस समय भी कहा था कि ये मुख्यमंत्री लालू की चाल है, जो हमको मेंबर बना रहा है, लेकिन आंदोलन समाप्त नहीं होगा, ये आंदोलन इसी तरह से चलता रहेगा। तो अंदर से आंदोलन चल रहा था। अगर आंदोलन नहीं चल रहा था तो पहली बार 1998 में सेक्रेटरी जो प्रज्ञाशील बना, क्या बद्दे करुणाकर ने बनाया था या बद्दे करुणाकर के दोस्तों ने बनाया था?
या करुणाकर ने भागदौड़ करके बनवाया था। यानी कुछ बद्दे लोगों की आदत है दूसरे भिक्षुओं को जलील करना, दूसरे बद्दे लोगों के बारे में अड़र कर झूठ बोलना, उनको बदनाम करना, उनको अपमानित करना और खुले मन से इस तरह की बातें करना। और यहाँ तक कि बीच में अभी कुछ लोगों ने जब ये शुरुआत की थी इस आंदोलन की, तो बीच में भी ये कहा कि ये आंदोलन का बैनर का भद्दे आनंद के बाप का है क्या? बैनर किसी के बाप का नहीं होता, कपड़े का होता है। लेकिन जिस भद्दे करुणाकर ने यानी महाबोधि गणराज्य स्वतंत्रता संघ बनाई थी संस्था एक, और ये कहा था मैं बुद्ध गया के आंदोलन को अब चलाऊंगा, क्या भद्दे करुणाकर ने आज तक बुद्ध गया इशू को लेकर के पूरे देश भर में कोई जन आंदोलन किया? कहीं किया? किसी जगह किया? कितने धरने प्रदर्शन किए उसने? उसे कम से कम भारत के लोगों को बताना चाहिए। उस समय पर जब ये पहली बार बुद्धिस्ट सेक्रेटरी बना तो पूरे देश भर में मेरा अपमान हुआ। लोगों ने मुझे गालियां दी और कहा कल का वो शराब डेर है, उसे भद्दे आनंद ने उसका जो है अब सेक्रेटरी बना दिया है। ये भद्दे आनंद जो है भिक्षु के नियमों के खिलाफ काम कर रहा है। उस समय पर प्रज्ञाशील शराब डेर था, उसको 2 दिन के बाद ही उपसंपदा दिलाई, उसके बाद वो भिक्षु बन गया। और इस तरह से उस आंदोलन की प्रथम जो श्रेय था वो ये था सेक्रेटरी बुद्धिस्ट बना, उसके अलावा भिक्षु प्रभारी जो है बुद्धिस्ट बना, उसके अलावा 12 भद्दे लोग वहाँ रखे गए, उसके अलावा जो अधूरा काम था लुम्बिनी गेस्ट हाउस का वो पूरा किया गया। और बाहर जो भी कार्य हो रहा है उस समय की जो प्रबंधन समिति थी, लालू ने जिसको नियुक्त किया था, उस प्रबंधन समिति के माध्यम से ही वो डेवलपमेंट का कार्य हुआ जिसके लिए भद्दे प्रज्ञाशील कहता है मैंने खून पसीना बहा करके मैं ये कार्य किया। मैं उससे ये सलाह देना चाहता हूँ कि उस समय पर अगर बुद्ध गया प्रबंधन समिति में 4 बुद्धिस्ट मेंबर नहीं होते तो तुम वो सारे कार्य का ढिढोरा जो पीट रहे हो, अगर तुम सेक्रेटरी नहीं होते तो तुमको ये कहने का मौका कहाँ मिलता? ये तो उन आंदोलनकारी भद्दे लोगों की देन है जिनके कारण वो योजना सारनाथ में जाने वाली थी। उस समय SM राजू DM थे, उनको बोल करके उस योजना को हमने यहाँ बुद्ध गया में मंगाया और उसके द्वारा उसका डेवलपमेंट किया जो आज दिखाई दे रहा है। कालांतर में क्या भावना समझूं, सेक्रेटरी की दूषित भावना समझूं, या क्या कहूं कि जो करुणा सदन 12 कमरे बनाए गए थे वो भी ध्वस्त हो गए। अब वो जो है प्रज्ञाशील ये भी नहीं कह सकता कि मैंने 12 कमरे बनाए थे, लोग पूछेंगे कहाँ गए? नई बिल्डिंग बना दी, वो सब तोड़ दिए गए, सब खत्म कर दिए गए। मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पर कि आंदोलन के चलते सेक्रेटरी बनने के बाद, भिक्षु प्रभारी 12 मेंबर पर रहने के बाद वो ठीक ढंग से उसका संचालन नहीं कर सके। यही नहीं, जब वो भद्दे लोग जेल भेज दिए गए तो मैंने DM को लेटर लिखा और उनसे मैंने ये कहा कि आपने इन निर्दोष भद्दे लोगों को वहाँ भेजा जेल, क्या कारण है? इतने वर्ष तक यहाँ जो रहे और आपने इनको उठा करके ऐसे बंद कर दिया, इससे बड़े तो बहुत बंदे जा रहे। लेकिन मैं एक बात बता दूँ आपके चैनल पर, पहले केवल 3 बंदे रहते थे, ST आनंद, दूसरा था प्रियपाल, ये 2 ही थे रहने वाले। तीसरा तो घुस गया था प्रज्ञादीप जो ऑल इंडिया भिक्षु संघ में इस समय सेक्रेटरी है। हम जब गए तो 3 की जगह पर 12 बंदे रखे और सबसे पहले इन्हीं को निकाला उसमें से। क्यों? यही जो वहाँ क्या गड़बड़ कर रहे थे उसको हमने देखा था। उस समय पर ये लोग बुला करके हमको भोजन दान देते थे और चर्चा करते थे कि बंदे जी आप आओ और आपसे बात भी करनी है। तब मैं ये सोचता था कि आखिर ये लोग जो है इतनी जो है चर्चा हमसे क्यों करते हैं या हमें बार बार ये भोजन पर क्यों बुलाना चाहते हैं। मैं यहाँ एक बात ये बता देना चाहता हूँ, उस समय का सेक्रेटरी यदि क्षेत्रीय जनता के साथ कार्यकुशल व्यवहार करता, उन्हें विश्वास में लेता, फल सड़ जाते थे
ये किसी को दान नहीं दे सकते थे, आपस में ही लड़ते रहते थे, सुबह से लेकर शाम तक फल ही खाते रहते थे। क्या गरीबों में बांट नहीं सकते थे? क्या ब्लॉक में नहीं बेच सकते थे? क्या थाने में नहीं बेच सकते थे? क्या एसपी के ऑफिस में नहीं बेच सकते थे? मैं बोलता था हर पूर्णिमा को कम से कम 20 किलो 25 किलो दूध की बढ़िया खीर बना करके मुख्यमंत्री सचिवालय में भेजो, कभी जो है उसे डीएम के यहाँ भेजो, कभी जो है उसे एसएसपी के यहाँ भेजो, कभी उसे डीआईजी के यहाँ भेजो, कभी उसे डीजीपी के यहाँ भेजो। क्या ये कार्य नहीं कर सकते थे? लेकिन नहीं, प्रश्न ये था मैं इस्तीफा दे दूँ, मैं यहाँ का सेक्रेटरी हूँ, मैं ये ऐसा कर दूँ। अरे भाई, आप क्यों इस्तीफा दे रहा है? गलती हम लोगों की है ना, जो हमने तुझे जगह पर बैठाल दिया, अब तू हमको उपदेश दे रहा है। उसके बाद 98 के बाद 2001 में जब जन आंदोलन हुआ दलाई लामा के जूता चप्पल को लेकर के, मैंने 2 बोरे जूते चप्पल भरवा करके मंगा लिए और कहा कि ये लोग जो है जूते चप्पल पहन के बाबूदी परिसर में जाते हैं। ज़बरदस्त विरोध हुआ, पथराव हुआ, यहाँ तक कि फायरिंग हुई, गोली चली। वो चिल्लाता फिरता मैं मरने से बचा, मुझे उड़ा दिया होता। अरे मैंने ही उसको बॉडीगार्ड की सिफारिश की, जो उसको बॉडीगार्ड उसके साथ रहता था, है ना। और दूसरी चीज़ ये, जहाँ गोली चली मेरा पुतला फूंका, मैं उसी बोधगया में घूमता था लोगों के बीच में और मैं उनसे कहता था कि यार पुतले को गोली क्यों मारते हो, मैं जिंदा हूँ, जिंदे में गोली मार दो। लेकिन याद रखो, गोली मारने से तुम ये चाहोगे तुम सुरक्षित रहो, मैं ऊपर चला जाऊँगा, तुम अंदर चले जाओगे, ज़िंदगी बराबर दोनों की एक जैसी रहेगी। तो वो लोग हंसते थे मेरी बात पर। यानी सेक्रेटरी के वो कहना चाहिए दुर्व्यवहार से, द्वेषपूर्ण व्यवहार से वहाँ के लोगों में और मैनेजमेंट कमेटी के बीच में तनातनी शुरू हो गई। तो 2001 में कमेटी में से 4 और निकाल करके सदस्य लोग जो है बाहर निकाल दिए। 4 नहीं बैठे, 2 निकाले। कौन कौन 2 निकाले? मैं निकाला, इससे पहले आनंद देव को निकाला, बाद में मैं निकाला, ये निकाला जो है सेक्रेटरी। तो मैंने सेक्रेटरी से कहा, प्रज्ञाशील से, कि भाई ये तेरे को निकाला गलत निकाला है, हम लोग हाई कोर्ट जाएंगे। क्योंकि 20-20 वर्ष 26-26 वर्ष जब हिंदू सेक्रेटरी रहा है तो 3 वर्ष के बाद बुद्ध सेक्रेटरी को क्यों हटा दी? उसका कह रहा था नहीं मुझे नहीं सेक्रेटरी बनना, मैं नहीं बनना चाहता, मैं नहीं ये करना चाहता। मतलब आप नहीं बनना चाहता है, मेरा कोई दिमाग ख़राब थोड़ा ही है, खामा मैं ये इस तरह की बात करूँ, मेरा कोई मतलब नहीं है। मैं एक बात ये बहुत स्पष्ट बता दूँ, एक तरफ उस समय जहाँ क्षेत्रीय जनता खपा थी, जिस समय आंदोलन हम लोग करते थे, वहाँ पानी पीने को लोगों को नहीं मिलता था, खाने को सब्जी नहीं मिलती थी, बाजार बंद हो जाता था, पानी की इतनी समस्या थी कि पानी कहीं था ही नहीं, जितनी आजकल नहीं है, पहले बहुत समस्या थी। तब तपाती धूप में, झुलसती हुई आग में लोग चौड़े में ही सोते थे। कितनी लोगों ने यात्रा सहन की, कितनी लोगों ने कुर्बानियाँ दी, कितने लोग उसमें मारे गए। जब जाकर के ये पहली बार जो उसमें मेंबर बने थे, बनते लोग जो है, और वो सेक्रेटरी बना था, इतनी कुर्बानी अभी तो जो है मैं समझता हूँ उतना बड़ा आंदोलन अभी तक देश में नहीं हुआ। मैं ये कहना चाहता हूँ 2001 में हटने के बाद वहाँ से वो बंदे पहले जो हटा दिए गए, वहाँ से सेक्रेटरी हटा, मैं हटा, उसके बाद में मैं ये कह सकता हूँ ये आंदोलन समाप्त नहीं हुआ। लोगों को ये लगा कि आंदोलन ख़त्म हो गया है। एक बात इसको बताने से पहले स्पष्ट कर दूँ, आजकल आप लोग जो देखते हैं बुद्धगया में जाकर के कालचक्र मैदान में ये जो बुद्ध जयंती होती है और जो बीटीएमसी वहाँ पंडाल वगैरह लगाती है, मंच तो बनाया हुआ है, दलाई लामा जैसे प्रवचन करते हैं, वहाँ पर लाइट वगैरह बीटीएमसी लगाती है। ये पैसा दान में आता है, दुनिया के लोग दान देते हैं, भारत के भी लोग दान देते हैं। मैंने ये प्रस्ताव रखा था, कोई आदमी जो बाहर गाल बजाते हैं झूठे सांचे, वो प्रोसीडिंग जाके देखें, जो बुद्धगया बीटीएमसी की प्रोसीडिंग है उसको जाके देखें कि बंदे आनंद ने क्या क्या किया है वहाँ पर, तभी तो समझ में आएगी। नहीं तो झूठ कुछ बोलते रहे वो।
तो प्रोसीडिंग में प्रस्ताव रखा मैंने कि आप महाबोधि मंदिर के परिसर में, यानी अशोका ग्रिड के अंदर वज्रासन के पीछे आप ये बुद्ध जयंती बनाते हैं, जहाँ कोई ना कोई मिनिस्टर आता है, मुख्यमंत्री आता है, गवर्नर आता है, वो भाषण देता है, कुछ एक दो जो है और नेता लोग बोलते हैं, उसके बाद खीर का वितरण होता है और वो कार्यक्रम समाप्त हो जाता है। मेरा निवेदन ये है, क्यों नहीं ये बुद्ध जयंती के काल चक्र मैदान में इसका आयोजन किया जाए, जहाँ लाखों की संख्या में लोग भाग लें। जब लाखों की संख्या में लोग यहाँ भाग लेंगे तो लगेगा ना कि बुद्ध गया महाबोधि मंदिर प्रबंधन समिति जो है इतने बड़े पैमाने पर बुद्ध पूर्णिमा के दिन ये कार्यक्रम करती है यहाँ। उस प्रस्ताव को पारित करते हुए लोगों ने प्रश्न पैदा किया कि काल चक्र मैदान में जब करेंगे, यहाँ तो 50-100 ही लोग आते हैं, वहाँ 1000-2000 आ जाएंगे इतने बड़े मैदान में। मैंने जनता को लाना मेरा काम है। आप तो ये बात मेरी स्वीकार करो कि क्या BTMC बुद्ध गया के काल चक्र मैदान में बुद्ध जयंती का आयोजन करने के लिए तैयार है? पब्लिक को लाना मेरा काम है। प्रस्ताव पारित हुआ, उसमें मैंने कहा पंडाल मैनेजमेंट कमेटी लगाएगी, भोजन दान मैनेजमेंट करेगी। वो एक दिन का था, अब तो 3 दिन 4 दिन तक भी भोजन होता है। जितने भी चीवर आते हैं पूरे वर्ष भर, बुद्ध पूर्णिमा के दिन आने वाले भिक्षुओं को बांट दिए जाएंगे। ये सब BTMC करेगी, ये सब तय हो गया। अब ज्यों-ज्यों पब्लिक बढ़ रही है, ज्यों-ज्यों लोग आ रहे हैं, कम से कम लोगों के लिए मैंने एक रास्ता बनाया कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन जो लोग बुद्ध गया में आएंगे बुद्ध जयंती के अवसर पर, कम से कम बुद्ध गया मंदिर को देखेंगे तो सही, यहाँ क्या क्या बातें हैं उनको देखेंगे तो सही। तो जो बातें हम करते हैं आंदोलन के माध्यम से लोगों की समझ में ज़्यादा आएगी, बजाय इसके कि हम चीखते फिरें। लोगों को मालूम ही नहीं है कि बुद्ध गया मंदिर कैसा है, कहाँ है, किस स्थिति में है। इस हालात को देखते हुए वहाँ से बुद्ध जयंती शुरू हुई। इस समय पर हम लोगों ने 37 बुद्ध जयंती समारोह का आयोजन किया था और बैनर पर लिखा रहता है ऊपर, अखिल भारतीय बुद्ध गया महाबोधि विहार मुक्ति आंदोलन समिति एवं अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ के तत्वाधान में 2569वीं है ना 37वीं 53 अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध जयंती समारोह ये होता है। दोनों ही मिलकर के, संस्था दोनों मिलकर के इस कार्यक्रम को करती है। पूरे देश भर से लोग आते हैं। तो लोग बोलते हैं कि वो सरकारी मैनेजमेंट कमेटी जब है और हम लड़ रहे हैं उस एक्ट के लिए, तो जो वो व्यवस्था कर रहे हैं कोई ऐसा नहीं कर रहे हैं, वो बौद्धों की जो मांग है उस पर काम कर रहे हैं। और आने वाले लोगों को भी ये लग रहा है कि BTMC कम से कम बौद्धों के लिए ये कर रही है। ज्यों-ज्यों बौद्धों की संख्या बढ़ेगी, आगे चल करके जिस लड़ाई को हम लड़ रहे हैं स्वतः ही शासन प्रशासन की समझ में आएगी और ये समस्या अपने आप हल होगी।